हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज का हमारा फाइनेंशियल रेशियो का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आज करेंगे टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के एमसीक्यूज। पहले हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद अपने एमसीक्यू शुरू करेंगे। तो हमारा है आज टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो। टर्नओवर रेशियो को ही एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं और एफिशिएंसी रेशियो भी इसी को ही बोलते हैं। और दूसरा करेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हमें एमसीक्यू क्या है समझने हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि टर्नओवर रेशियो जो होता है उसी को ही एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं और उसी को ही एफिशिएंसी रेशियो भी उसी को ही बोलते हैं। तो आपको ये तीनों चीज याद रखना है कि टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो तीनों एक ही होते हैं। अगर आप इन तीनों को याद नहीं रखोगे तो एग्जामिनर अगर कुछ भी बना सकता है इसको कि टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम क्या है, एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या बोथ ऑफ देम। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। एमसीक्यू आपको क्या करना है, एमसीक्यू समझने हैं। एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी एमसीक्यू को कहीं से भी बना सकता है। तो हमें ये सारी चीजें एक एक चीजें याद रखनी है एमसीक्यू की, कि इन तीनों को एक ही बोलते हैं और इन तीनों में से कहीं से भी आपको कुछ भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू जो करना चाहिए वो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए और हर एक चीज याद रखनी चाहिए उसमें, तभी जाके हम सही एमसीक्यू को कर पाएंगे। हमारा पहला एमसीक्यू है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा, जो हमारी टर्नओवर रेशियो होती है, ये टर्नओवर का क्या मतलब होता है। हमारा टर्नओवर का मतलब सेल, सेल से मतलब है इसमें टर्नओवर का। तो कहीं भी अगर कोई भी टर्नओवर रेशियो आती है तो उसमें सेल तो जरूर आएगी। इस बात को हमने मान के चलना है कि टर्नओवर रेशियो के कोई भी फॉर्मूला हो उसमें सेल्स जरूर आएगा। एक बात ये हमने अपने मन में बिठा के चलना है। तो पहला फॉर्मूला है हमारा फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला कौन सा होता है, ए, बी, सी या डी? तो इसका होता है ए, सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स असेट्स। अब देखो कितना सिंपल है ये फॉर्मूला। टर्नओवर भी आया इसमें तो मतलब सेल्स, जैसे मैंने बोला था कि टर्नओवर रेशियो में सेल्स जरूर आएगा, कोई भी फॉर्मूला हो। तो ये तो आपको बड़ा इजी तरीके से याद होगा। सेल्स, सेल्स आया, उसके बाद क्या पूछा है, फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स आ गया इसमें। तो सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट्स। तो अब इसमें जो हमारा जो ऑप्शन है ये वाला, इसमें नेट क्यों आया, ये वाला इसमें ये नेट फिक्स असेट्स क्यों आया? फिक्स असेट्स भी आ सकता है, नेट इसीलिए आया क्योंकि फिक्स असेट्स में हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। तो डेप्रिसिएशन लेस करके हम जो भी जिस भी एसेट्स का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें नेट ही लिखेंगे, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन भी लेस करनी पड़ती है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ई। सेकंड है हमारा करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब इसमें देखो क्या पूछा गया है, इसमें भी टर्नओवर आया है, तो इसमें भी आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें सेल्स तो जरूर आएगा। तो इसका आंसर है बी, सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। देखो कितना सिंपल है, करंट एसेट आ गया ये वाला और टर्नओवर आ गया मतलब सेल। तो सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स, तो इसका आंसर है हमारा बी। अब इस जो टर्नओवर के फॉर्मूले में क्या है, किसी भी टर्नओवर के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में तो सेल्स ही रहेगा। ये बात आप मन में बिठा के चलना कि न्यूमरेटर में हमेशा सेल्स रहेगा। थर्ड एमसीक्यू है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब देखो इसमें वर्किंग कैपिटल भी आ गया और टर्नओवर भी आ गया, तो इसमें भी सेल्स तो आएगा ही आएगा। तो इसका कौन सा आंसर है, इसका आंसर है हमारा सी, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल था तो ये वर्किंग कैपिटल आ गया। ये टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल, तो ये टर्नओवर है तो ये सेल आ गया। तो इसका आंसर है हमारा सी। फॉर्मूले को हमें रटना नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, रटना नहीं है, इन्हें हमें सीखना है। और सीखेंगे हम सही से तो ये हमें हमें हमेशा याद रहेंगे।
फोर्थ है हमारा वर्किंग कैपिटल इज, ये तो आपको सबको ही पता होगा, बहुत इजी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कौन सा होता है, किसको प्लस या माइनस करने से हमारी वर्किंग कैपिटल निकलती है? तो इसका है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसका आंसर है आपका ए। फिफ्थ है हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसको बोलते हैं, किस चीज से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कि कौन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कौन सा फॉर्मूला होता है, ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर होता है बी। अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला क्या हुआ, चेंज हो गया। पहले तो टर्नओवर रेशियो में क्या हो रहा था कि टर्नओवर में सेल्स जरूर आ रही थी। अब क्या इसमें थोड़ा सेल्स की जगह क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों आया, इसको भी हम अभी समझते हैं। अभी यहाँ हमारी क्या है, देखो ये इन्वेंट्री है और ये हमारा इन्वेंट्री बोलो या स्टॉक बोलो एक ही बात है। तो ये एवरेज क्यों आया हुआ है और इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों आया है? एवरेज इन्वेंट्री इसलिए लिया है हमने क्योंकि हमारा स्टॉक दो तरह से होता है। एक होता है बुक्स में, एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक और एक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। दो स्टॉक होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ओपनिंग को भी और क्लोजिंग को भी लिख देंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा स्टॉक डबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे क्या निकल जाता है, एवरेज स्टॉक। अब हम देखो, अब हमने ये सेल्स क्यों लिया, सेल्स क्यों नहीं लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सेल क्यों लिया हुआ है? इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जो हमारा स्टॉक है उसमें तो हमारा प्रॉफिट है नहीं, और अगर हम सेल्स लेंगे तो सेल्स में क्या होता है, हमारा सेल्स में हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम उन दो, इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि उन दो चीजों को ही कंपेयर करते हैं जो एक समान हो। ऐसा ना हो कि एक कुछ और है और दूसरा कुछ और है। तो एवरेज जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक में हमारा कोई प्रॉफिट तो है नहीं, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी हमारा प्रॉफिट नहीं है। अगर हम यहाँ सेल ले लेंगे तो सेल्स में हमारा प्रॉफिट है। तो फॉर्मूला ये सही नहीं बनेगा ये फॉर्मूला। तो हमारा आंसर क्या है, बी। अब ये है हमारा फॉर्मूला, देखो जैसे ओपनिंग कितनी आई हमारी, इतना है, परचेस ये वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, और टोटल कितना है, 50,000। सेल्स हमारी कितनी है, 30,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20,000। तो इस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे हम, देखो ओपनिंग हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, 25,000। हम इसमें ये मान के चलेंगे कि ये हमारा स्टॉक सोल्ड नहीं हुआ है और ये हमारा क्या निकला है, क्लोजिंग स्टॉक है। अभी इस एग्जांपल में हम यही मान के चल रहे हैं। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी थी, 25,000। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वही क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, और जो हमने परचेज किया था वो हमारा क्या हुआ, सेल हो गया। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो गई इसकी, 25,000 ये वाली, और हमारा एवरेज स्टॉक क्या है, 20,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2, तो कितना निकलेगा हमारा एवरेज स्टॉक, 20,000। तो हमारा स्टॉक टर्नओवर कितना निकला, 1.25%। अगर हम यहाँ पे पर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह अगर हम सेल्स, अपना ये वाला सेल्स अगर यहाँ रखते तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, गलत निकल जाता है, क्योंकि हमारे सेल्स में क्या है, हमारा प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, और स्टॉक में क्या है, हमारा प्रॉफिट नहीं है। तो फॉर्मूले को हम एक चीज से दूसरी चीज को तभी कंपेयर करते हैं जब दोनों एक जैसे हो, ना कि इसमें ऐसा ना हो कि इसमें प्रॉफिट है इसमें प्रॉफिट ना है और हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, तो फॉर्मूला हमारा गलत निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कौन सा होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका आंसर है सी, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। इसमें भी देखो थोड़ा सा चेंज है। अब हमारा जो डेटर टर्नओवर रेशियो है उसमें हमने नेट क्यों लिया हुआ है, क्योंकि क्रेडिट सेल क्या होता है, क्रेडिट सेल में से कुछ हमारा मटेरियल रिटर्न भी हुआ होगा, तो उस बेस पे हम क्या लेंगे,
नेट क्रेडिट सेल लेंगे। अगर हम टोटल सेल ले लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज जो है, जो हमारा परसेंटेज या जो भी हम कैलकुलेट करेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो को, हमारा गलत निकलेगा। क्योंकि रिटर्न क्या है, रिटर्न हमारी सेल नहीं है, तो उसे हम सेल में से, टोटल क्रेडिट सेल में से लेस करेंगे और फिर क्या निकलेगी हमारी नेट क्रेडिट सेल। और इसमें भी हमने क्या लिया हुआ, अकाउंटिंग एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर क्या है इसका, सी, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। 7th क्वेश्चन है हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सेम जैसे डेटर था वैसे क्रेडिटर था, क्रेडिटर वाला होगा। आपको अगर डेटर टर्नओवर रेशियो याद है तो आपको क्या होगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी आपको इजी से आप बता दोगे कि इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारा ए, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। जैसे इसमें नेट क्रेडिट सेल है, इसमें नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। इसमें भी एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स है, इसमें एवरेज अकाउंट पेबल्स आ जाएगा रिसीवेबल्स की जगह। इसका आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, टर्नओवर रेशियो आर आल्सो नोन एज। अभी जब मैंने शुरू किया था ये एमसीक्यू, मैंने पहले ही बोला था कि टर्नओवर रेशियो को एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं और एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका आंसर है हमारा डी, ए और बी। मैंने आपको इसीलिए बोला था कि ये दोनों चीजें इसलिए याद रखनी चाहिए हमें कि अगर एग्जाम में आपके आए कि टर्नओवर रेशियो आर आल्सो नोन एज, तो अगर आप बोलोगे यार नहीं ये तो एक्टिविटी रेशियो होता है, अगर आपको ये वाला याद नहीं है तो आप बिल्कुल गलत करके आ जाओगे। इसीलिए हमें एमसीक्यू की छोटी से छोटी चीज सीखनी जरूरी है। हर चीज पता होनी चाहिए हमें एमसीक्यू की, कि एमसीक्यू कहाँ से, पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले। तो ये चीजें जो है हमने, ये चीजें बड़ी बारीकी से सीखनी है। क्वेश्चन 9 है हमारा, इफ सेल्स इज रुपीज 12 lakhs एंड नेट प्रॉफिट इज 3 lakh, नेट प्रॉफिट रेशियो इज, ये तो सिंपल है आपका। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, तो आपका आंसर निकलेगा 25%। तो इसका आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट इफ टोटल सेल इज 6 lakhs, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 3 lakh एंड सेल्स रिटर्न इज 1 lakh। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले टोटल सेल में से 1 lakh सेल रिटर्न को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस 1 lakh को इस 6 lakh में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 5 lakh। और 5 lakhs में से अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस कर देंगे 3 lakh। तो इसका आंसर है बी, 40%। इसको इस एग्जांपल से समझो, देखो सेल हमारी कितनी थी, 6 lakh, रिटर्न कितना था हमारा 1 lakh, तो 6 में से 1 lakh नेट सेल कितनी निकल गई हमारी, 5 lakhs। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी थी, 3 lakhs, तो 5 में से 3 lakhs लेस करो तो उसमें से क्या निकल गया हमारा, प्रॉफिट। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करेंगे तो हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो जीपी निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 40%। प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज ऑफ, जो हमारा, जब हमारी कंपनी शुरू होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उससे पहले जो हमारा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम किस नेचर का मानते हैं, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, या जनरल रिजर्व। तो उसको मानते हैं हम कैपिटल नेचर। हमारे बिजनेस को इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन शुड बी क्रेडिटेड टू, जब प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन के टाइम जब प्रॉफिट को कैपिटल नेचर का बोलते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए आपका सेम कैपिटल नेचर का होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका सी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब जब बिजनेस हमारा शुरू होता है, उससे पहले जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, उसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, कैपिटल नेचर का। और उस प्रॉफिट को हम कहाँ रिजर्व में रखते हैं, अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में रखते हैं। इसका आंसर है हमारा सी।
नेट प्रॉफिट रेशियो सिग्निफाइज, जो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है वो क्या सिग्निफाई करता है? ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, या बिग टर्म, या प्रॉफिट फॉर लेंडर्स। तो वो करता है हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। इसका आंसर होगा हमारा ए। ये तो आपको पता ही है कि ऑपरेशन से जो कैलकुलेट होके निकलता है वो नेट प्रॉफिट ही निकलता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विथ। इससे पहले के एमसीक्यू में यही अभी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विथ, किससे होता है हमारा उसका रिलेशनशिप वर्किंग कैपिटल का? तो इसका आंसर है हमारा सेल्स। सेल्स से हमारा उसका क्या होता है? रिलेशन होता है। इन नेट प्रॉफिट रेशियो द डिनोमिनेटर इज, नेट प्रॉफिट रेशियो में डिनोमिनेटर क्या होता है? नेट परचेसेस, नेट सेल्स, क्रेडिट सेल, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका होता है नेट सेल। नेट प्रॉफिट रेशियो जब हम निकालते हैं तो हम किस तरह से निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विथ, इन्वेंट्री टर्नओवर जो रेशियो होता है वो उसका किसके साथ रिलेशन होता है? एवरेज सेल्स के साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, टोटल परचेज के साथ, या टोटल असेट के साथ? अभी इसका एमसीक्यू हमने किया था पहले, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमने देखा था, तो इसका आंसर होगा आपका बी। इसमें क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसका आंसर है हमारा बी। Gross profit ratio for a firm remains same, but the net profit ratio is decreasing. The reason for such behavior could be, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सेम है लेकिन नेट प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये किस किस वजह से हमारा कम हो रहा है? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन डिविडेंड, या डिक्रीज इन सेल्स? तो ये होता है हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे क्या आते हैं? जो जनरल एक्सपेंसेस आते हैं उसके बाद हमारा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। तो अगर इसमें होता कि ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम क्या बोलते? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। तो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछता ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में क्या बोलते हैं हम कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो रहा है। In inventory turnover calculation, what is taken in the numerator? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसके न्यूमरेटर में किसको रखते हैं? सेल्स को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, ओपनिंग स्टॉक को, या क्लोजिंग स्टॉक को? इसका आंसर है आपका बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। का आंसर आ गया आपका बी। डेटर टर्नओवर रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, ये तो आंसर देख के आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन देख के कि इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारा ए, क्योंकि डेटर जो होते हैं क्या होते हैं? हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, तो इसीलिए डेटर टर्नओवर रेशियो को क्या बोलते हैं? रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ये हायर इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट्स, हायर इन्वेंट्री रेशियो जो होता है वो क्या शो करता है? बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्विकर टर्नओवर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? तो ये करता है हमारा बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है हमारा सी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमने किया था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हम एक बात इसको याद रखेंगे कि हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो हमारा नंबर्स में निकलता है, मतलब परसेंटेज में नहीं निकलता है। ये निकलेगा जैसे 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस तरह से इसका आंसर निकलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये क्यों हायर इन्वेंट्री को क्यों अच्छा माना गया है, या क्यों ये बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो कंपनी है, ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड।
इसका ओपनिंग इन्वेंट्री है 6 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 7 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो गई 6,50,000। 6 लाख प्लस 7 लाख डिवाइड बाय 2, तो एवरेज कितना निकल गया हमारा 6,50,000। इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 26 लाख। तो इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना निकलेगा 26 लाख डिवाइड बाय 650, तो इसका कितना आंसर निकला 4। अब हमारे पास XYZ लिमिटेड की इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री है इसकी 6 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसकी 9 लाख और एवरेज इन्वेंट्री हो गई इसकी 7,50,000। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों में मैंने सेम रखा हुआ है 26 लाख और 26 लाख। तो इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना निकल गया 3.47। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो हमारा क्या निकलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों है और ये बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जितना भी हमारा टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के नंबर्स ज्यादा निकलेंगे, उसका मतलब ये होता है कि हमारी इन्वेंट्री उतने टाइम्स एक साल में सेल हुई है। तो इस केस में क्या है हमारी इन्वेंट्री 4 टाइम्स एक साल में सेल हुई है, रोटेट हुई है मतलब सेल हुई है। और इस केस में क्या है कि हमारी इन्वेंट्री 4 टाइम से कम बार क्या हुआ है सेल हुआ है। इसीलिए हायर इन्वेंट्री रेशियो क्या होता है वो बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। नॉर्मली जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होने चाहिए 5, 6, उससे ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। तो हमारा इस केस में क्या है, अगर कभी भी हमारे पास कोई MCQ न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा तो हम या ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है क्विकर टर्नओवर या बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। तो इस चीज को आप याद रखना। आज के लिए थैंक यू बच्चों, बाय।